तो चलो इस वीडियो में हम लोग अब फाइनली आंसर मिलाते हैं और आप लोग को ही मिलाना है कि आपने क्या आंसर टिक करके आया है, क्या लगा के आया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे क्वेश्चन का आंसर अभी बताऊंगा, ज़्यादा कम ही क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें आंसर मिलाना है फाइनली। जो हो गया सो हो गया, अब रिग्रेट नहीं करना है कि ये गलत हो गया वो गलत हो गया, बस जानकारी ज़रूर लेना है कि क्यों गलत हो गया, इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ताकि आगे ये क्वेश्चन आती है प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब आप फिर से एग्ज़ाम में जाके बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो चलते हैं आंसर देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। और जितने भी क्वेश्चन थे हिस्ट्री और पॉलिटिकल का, उसमें हिस्ट्री में तो सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही हैं। कोई बच्चा है हमारा रेगुलर स्टूडेंट बच्चा जो बताए कि हमारे नोट से बाहर है कितने क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन करना आप। पॉलिटिकल में हो सकता है एक क्वेश्चन जो है बाहर से है जो मेरे नोट्स में नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आपको कमेंट करना है कि हमारे वीडियो आपने जो देखा है रेगुलर बच्चे, क्या आपको उससे बेनिफिट हो मिला या नहीं मिला, और आपने कितना सही अटेम्प्ट करके आया है इस वीडियो को मिलाने के बाद। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से यूरोप के किस देश में 18वीं सदी के दूसरे अर्धभाग में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। सेकेंड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1815 में आपको पता है 4 देशों ने मिलकर हराया था, वियना संधि हुआ था उसके बाद, तो नेपोलियन को हराया था वाटरलू की लड़ाई में। ठीक है, तो नेपोलियन को हराने के बाद उन्होंने फिर से ब्रूवो राजवंश जो है स्थापित कर दिया, यानी फ्रांस में जो राजवंश पहले स्थापित था उसे स्थापित कर देता है। तो वो क्या होता है? रूढ़िवादी। तो कहता है कि 1815 में नेपोलियन के हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार के शासन का चलन हुआ। तो भाई रूढ़िवाद आ गया था फिर पुनः। तीसरा, मैं बार बार जो क्वेश्चन मैंने फोकस करके बताया था कि बाबू आप 4 कंट्री याद रखना, नेपोलियन खराने में कौन कौन साथ दिया था, नोट्स में अच्छे से बताया था, आप चेक कर लेना। बस मुझे खुशी है कि मेरे नोट्स से ज़्यादा इधर उधर नहीं है, नोट्स से ही है। ठीक है, तो कहता है कि नेपोलियन को जो जिन जिन देश ने मिलकर हराया था उस देश का समूह का नाम इसमें देखो कौन कौन सा ही है। ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया था ही क्योंकि ऑस्ट्रिया वियना संधि हुआ था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक थे। मेटरनिक पता है बहुत बोलते थे, जितने भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे उसका राइट आंसर मेटरनिक होगा। ऐसा ही मैंने बताया था सेम लैंग्वेज में कि जो भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा उसका आंसर मेटरनिक होगा, और एक क्वेश्चन आप में है। ठीक है, तो वो देश कौन कौन सा था? ब्रिटेन था, रूस था, पर्सा था, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, इसका आंसर भी ए होगा, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से किसमें प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुई, यानी उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जो है जुलाई 1830 में। पता ही है बाबू, फ्रांस की क्रांति, पता है। चलो, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी दी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम होता है। मैंने बताया था स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हुआ कि एक ही चैप्टर है, स्टेटमेंट देने वाला एक ही इंसान था, वो था मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर। 6, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का जनक? अरे ये छोड़ो, इसका आंसर मैं बताऊं भी तो शर्म आता है, क्योंकि हर एक बच्चे को पता है ओटोमन बिस्मार्क इसका राइट आंसर होगा। अगर यही होता कि भारत के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक किसे कहता है, यानी ये भी कह सकता है या कह सकता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहता है, तो वो कौन हो जाते? लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। चलो, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, 1830 में के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की? तो ये बच्चे जिनके भी क्वेश्चन है, ये आंसर जो है राइट क्लिक कर दिया है पहले ही। बहुत सारे बच्चे काउंट का मारेंगे जो कि गलत हो गया। ठीक है, आपको पता होगा, आपके लिए यहाँ आपकी किताब में दिया हुआ है कि एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश किसने किया था? जोसेफ मेस्नी ने किया था, और मैंने बताया भी था आपको नोट्स में। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अति चराई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे चराई के कारण क्या होता है, भूमि का जो है निम्नीकरण होता है? वो होगा इसका आंसर राइट जो होगा महाराष्ट्र होगा। उस मृदा की पहचान कीजिए जिसका रंग लाल से भूरा होता है और उसकी प्रकृति लवणीय होती है। तो 9 नंबर का राइट आंसर जो होगा
आई थिंक इसका मरुस्थलीय मृदा होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट करना, ये मेरे हिसाब से मरुस्थलीय मृदा होना चाहिए। आप लोगों ने क्या टिक करके आया है? 9 नंबर आंसर बताना। क्या मैं सही बता रहा हूँ? सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित, दो चार क्वेश्चन है जो मुझे भी नहीं पता था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन में हूँ। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी मैदानों में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ती है? जहाँ पे जल का बहाव ज़्यादा होता है वहाँ पे सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। ठीक है, बहता जल में। ठीक है, नेक्स्ट, खनन के कारण वन उन्मूलन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंभीर भूमि निम्नीकरण का कारण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ओडिशा। 1861 में एकीकृत इटली का राजा, याद है कि भूल गए? एक था विक्टर एमैनुअल फोर्थ, एक बाद में बनाया गया था विक्टर एमैनुअल टू, जो कि एक और भी राज्य का जो है वह राजा रहते हुए भी इसको बनाया गया था इटली का राजा, वो था विक्टर एमैनुअल टू को बनाया गया था, एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था विक्टर एमैनुअल टू को 1861 में। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची, जितने भी आपके किताब में दिया हुआ है संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची के लिए ऑप्शन वगैरह 4-5 जो भी दिए हुए हैं उसी में से क्वेश्चन पूछा है, बाहर से नहीं पूछा है, क्योंकि बहुत सारे हैं संघ सूची में सब्जेक्ट, उससे नहीं पूछा है, आपकी किताब में जो है उसी से पूछा है, और सब वो चीज़ मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। तो कहता है कि संघ सूची में शामिल है, तो संघ सूची में जो है वह शामिल कौन सा है? वह है संचार। संघ सूची यूनियन लिस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, और जितने आप देख रहे हो ये जो है स्टेट लिस्ट की बात है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है? ऑप्शन है कि सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान। मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था बाबू, फ्रेंच और डच का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा इक्वल होगा। केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकार दी गई, बिल्कुल सही है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है जिसमें दोनों समुदाय की समान प्रतिनिधि, मैंने बताया था ऑल ओवर कंट्री में भी और उसके कैपिटल में भी दोनों समुदाय के लिए समान प्रतिनिधि। यहाँ एक सामुदायिक सरकार है, एक सामुदायिक सरकार है जिसके पास विशेष प्रशासनिक शक्तियाँ, बिल्कुल गलत है, यही हुआ स्टेटमेंट गलत। ठीक है, एक ही सामुदायिक सरकार थोड़ी थी, सबके अपने अपने अलग अलग सामुदायिक सरकार थी और सबकी अपने अपनी प्रशासनिक शक्तियाँ थी। निम्नलिखित देश में से कौन सा साथ रहकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? तो आपको पता है यूएसए जो है इसका जो है राइट आंसर होगा। सॉरी, साथ रहकर संघीय नहीं, मैंने मिस्टेक से यूएसए बोल दिया था। साथ रह के संघीय कौन सा देश जो है साथ रह के संघीय व्यवस्था का उदाहरण? तो ये तो अपना इंडिया है भाई साहब, इंडिया इज द बेस्ट। श्रीलंका में निम्नलिखित जातीय समुदाय में कौन सा बहुसंख्यक है? ये तो मैं बहुत बार बताया हूँ आपको, चाहे बेल्जियम की बात हो, चाहे बहुसंख्यक श्रीलंका की बात हो, तो इसमें तो मैंने बहुत ही बार बताया कि सबसे ज़्यादा कौन है? सिंहली लोग हैं, 74% है ना, बोला नहीं हूँ अभी। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा राज्य सूची में शामिल है? संचार आपको मैंने क्या बता दिया, संचार जो है यूनियन लिस्ट की बात है। मुद्रा आपको पता है यूनियन लिस्ट की बात है। ठीक है, बैंकिंग आपको पता है यूनियन लिस्ट की बात है। ठीक है, जो व्यापार है ये क्या है आपको? स्टेट लिस्ट की बात है, स्टेट लिस्ट का है। तो राइट आंसर बी। कहता है जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहयोग करती है वो भाई तृतीयक ही होगा। राइट आंसर 18 सी। 19 निम्नलिखित विकल्पों में से एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की पहचान करिए। एकात्मक जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ ठीक है, ठीक वही बोलते हैं ना, यूनिटरी, मैं कुछ बोल रहा हूँ। चलो, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की पहचान कीजिए। यह सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होगी, तो भाई तो वो तो संघीय हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं आंसर। अलग अलग स्तर होगा तो फिर वो भी संघीय हो जाएगा। प्रत्येक स्तर यानी एक से ज़्यादा ही होगा, तो वही हो गया बात, ये भी संघीय टाइप में आएगा। तो एक ही आंसर बच गया आपको लास्ट में, डी आंसर हो जाएगा इसका। अलग अलग स्तर हुआ, अलग अलग शक्ति बट रहा है, वहीं पे हो गया संघीय। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है? तो इसका राइट आंसर प्राथमिक ही होगा। आर्थिक रूप से अगर कहे कि कौन सा महत्वपूर्ण क्षेत्र है तो वो प्राथमिक है। प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूप से परिवर्तित करने की गतिविधि निम्नलिखित। देखो आप भाई, प्राथमिक
क्रियाकलाप में क्या होता है, प्राकृतिक रूप से उत्पादन करते हैं और द्वितीयक रूप में इसको क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको। ठीक है, तो द्वितीयक रूप में होगा। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने से जो उत्पाद प्राप्त हुए हैं वो निम्नलिखित में किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 22 नंबर इसका राइट आंसर। देखो अब इसमें क्या चालाकी कर दिया है, उल्टा कर दिया है, ये आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है लास्ट में। प्राकृतिक संसाधन से डायरेक्ट उपयोग हम ले रहे, प्राप्त कर रहे हैं उत्पादन को, तो प्राथमिक ही होगा। भारत में जल स्तर गिरने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी है। मुख्यतः इसका राइट आंसर देखो, इसमें अगर दो मुख्यतः कह रहा है, इसमें देखो आंसर तो सभी होंगे। कारण जल स्तर गिरने का कारण ये भी है कि सिंचाई ज़्यादा हो रहा है, औद्योगिकरण ज़्यादा हो रहा है, नगरीकरण ज़्यादा हो रहा है, अति उपयोग भी हो रहा है। अगर इसमें सटीक सबसे ज़्यादा कहे तो ये हो जाएगा सिंचाई। ठीक है, कुछ बच्चे अति उपयोग भी लिख के आए होंगे, मुझे पता है। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा समवर्ती सूची में आता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट और एक अवशिष्ट लिस्ट भी होता है। तो अभी जस्ट मैंने देखा था व्यापार जो है स्टेट लिस्ट में, तो ये नहीं होगा। वाणिज्य इसको छोड़ देते हैं। कृषि आपको पता है, कृषि जो है वाणिज्य और कृषि ये दोनों भी स्टेट लिस्ट में ही आता है में भी, हाँ। और जो विवाह है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि समवर्ती सूची में आता है। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, कहता है एक दृढ़ कथन है और उसका कारण दिया हुआ है कि जो कारण दिया हुआ है क्या सच में इसके कथन के अनुरूप है। तो ये चीज़ हमको देखना था। कह रहा है कि पोलैंड में रूस के कब्जे के बाद वहाँ के लोग पर रूसी भाषा को जबरन लादा गया। बिल्कुल सही बात है। तो क्या उसके बाद पॉलिश भाषी लोग जो थे रूसी प्रभुत्व के विरोध में क्या किए, संघर्ष के प्रतीक के रूप में दिखाने लगे क्या, पॉलिश भाषा को। जो देखो पोलैंड में क्या किया गया, जब रूस आया, रूस कब्जा किया तो रूसी भाषा थोप दिया गया पोलैंड पे, लेकिन वहाँ पे पॉलिश भाषा यूज करके रूसी प्रभुत्व के विरोध संघर्ष का एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया पोलैंड के द्वारा। तो ये कारण भी सही है और इनका कथन भी सही है, कथन के अनुरूप कारण सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दृढ़ कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर दृढ़ कथन ए के सही व्याख्या करता है। ए आंसर होगा इसका। बहुत डिस्कस कर रहा हूँ ना मैं, शॉर्ट में निकलूंगा अब। कह रहा है कि 1848 के दौरान यूरोप में उदारवादियों के विरोध 48, याद रखना, तथ्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कहता है कि राजा का पद त्याग हुआ था, उसके कारण में विरोध हुआ था। पुरुष के सार्वभौमिक मताधिकार के घोषणा के लिए वह विरोध किया गया था। स्त्रियों की राजनीतिक अधिकार के लिए विरोध किया गया था। प्रेस की आज़ादी के मांग के लिए विरोध किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पता है आपको? इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रेस की आज़ादी के लिए। ठीक है, प्रेस की आज़ादी के लिए नहीं होगा, इसमें तो और भी आंसर है, प्रेस तो होगा ही नहीं। राजा के पद त्याग के लिए, हाँ 1848, 30 के बाद 48 में, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा रिकॉल कर रहा था अपने माइंड में। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। पुरुष के सार्वभौमिक, ये भी सही कह रहा है, ये नहीं है, उसके बाद बाकी सब है। ठीक है, 1 2 4, 1 2 4 ये राइट आंसर है डी। ठीक है, 27 वही वाला बात है, कारण बताना है, दृढ़ संकल्प इसमें बताना है। कि इसमें कह रहा है कि सलेसिया के जो बुनकर थे अपने ठेकेदार के खिलाफ विद्रोह कर देता है। कारण था ये कि ठेकेदारों ने उनकी अदायगी में भारी कटौती, यानी कि जो पेमेंट था उसमें कटौती कर लिया था। तो दोनों सही बात है, रीजन भी सही है, उसका कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। नए राज्य जर्मनी में निम्नलिखित में से किन आधुनिक पहलुओं पर अधिक जोर दिया गया? बाबू रे, इसमें एक चीज़ छोड़ के सब पे जोर दिया गया, जानकीकी छोड़ के इन 3 चीज़ पे ध्यान दिया गया था। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 डी। 29 निम्नलिखित इटली के राज्यों में से किस पर इतावली, बाबू एक क्या था ही, सार्डिनिया पिडमॉन्ट। मैंने आपको चित्र के साथ आपको बताया था, अगर चित्र देख के मैं बताया और आपने गलत करके आया तो ये विचित्र बात है। चलो आगे। 30 निम्नलिखित में से काबूर के बारे में बोला था मैंने, पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना, उसके बारे में एक लाइन दिया हुआ है और मैंने बहुत कुछ बता भी दिया था कि भाई देखो जो काबूर है वह
पहला नंबर कि इतालवी राजभाषा के कहीं बेहतर फ्रेंच, कहता है सही विकल्प को चुनने के लिए। ठीक है, इतालवी राजनेता था, राजनेता थोड़ी था भाई, वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था, और यही सटीक आंसर भी होगा मेरे अनुसार। एक और कुछ है क्या? एक चतुर कूटनीतिज्ञ था, ये भी नहीं था। राजशाही प्रवासी, ये भी नहीं था। यही आंसर होगा बी। इतालवी भाषा से ज़्यादा बेहतर क्या बोलता था? फ्रेंच बोलता था। लेकिन जहाँ तक इतालवी घराने के थे, इटली के थे ये। ठीक है, दो कथन वही भाई कथन है और उसका कारण। कहता है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई, कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। ब्रिटिश जातीय समूह ने इसकी सत्ता में वृद्धि की। नहीं, ब्रिटिश जातीय समूह ने इसकी सत्ता में वृद्धि की नहीं। कारण जो दिख रहा है ना मुझे, इसको डॉट में रखो। ठीक है, मेरे समझ से अभी बाहर जा रहा है, इसको डॉट में रखो। लेकिन हमारे अंदाज से अगर बात करें कि वहाँ जो राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ या अचानक हुआ, इसमें कोई उत्तर प्रदेश का परिणाम नहीं था। और ब्रिटिश जातीय समूह, कारण बताया जा रहा है कि ब्रिटिश जातीय समूह ने इसकी सत्ता में वृद्धि की। नहीं यार, असंतुष्ट हूँ मैं इसके कारण से। ठीक है, कारण से जस्टिफाई नहीं हो रहा है ये इसका कथन। ठीक है, इसीलिए हमारे अनुसार बी आंसर होगा। ठीक है, जो कारण दिया जा रहा है इससे पूरा व्याख्या नहीं हो रहा है किसका? डिड कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, हमारे आंसर से बी होना चाहिए। 32, निम्नलिखित में से कौन सी साधनों का विकास की समस्या नहीं है? कहता है कि साधन का जब विकास होता है तो उसमें बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। इसमें से कोई एक चीज़ है जिसमें साधन साधन के विकास में समस्या नहीं होती है। कुछ व्यक्तियों के लालचवश साधन का ह्रास होता है। बिल्कुल सही बात है, जब साधन का विकास होता है तो कुछ ऐसे भी पावरफुल लोग हैं जो शोषण करते हैं, तो यहाँ शोषण वाला दिया हुआ ये भी होता है, रीजन है, ये भी रीजन है। कहता है संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में जाता है। बिल्कुल, जो पावरफुल होते हैं, संसाधनों का समान वितरण, यही तो नहीं हो रहा है। यही तो विकास का समस्या नहीं है, अगर यही तो हमें करना है। डी आंसर अगर आपने दिया तो सही है। निम्नलिखित मानवीय क्रियाओं में से किसने भूमि निम्नीकरण में अधिक प्रयोग किया जाता है? वनोन्मूलन, अति चराई, खनन, अति सिंचाई। उस समय भी एक आंसर क्वेश्चन था ऐसा इसे 33 का। नहीं, इसका आंसर डी नहीं होगा। अगर आपने करके आया है तो गलत करके आया। क्वेश्चन पढ़ो फिर से। मानवीय क्रियाओं, भाई मानवीय क्रियाओं में से किसने भूमि निम्नीकरण, वहाँ पे तो कटाव था, यहाँ निम्नीकरण यानी क्वालिटी में कमी लाता है, तो वो तो भाई खनन होगा। अगर आपने डी करके आया है तो बिल्कुल गलत करके आया। चलो कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं गलत। वही बात है कि डिड कथन है और उसका कारण पहले पढ़ लेते हैं। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ ही पर्यावरण निम्नीकरण होगा। कारण बताया गया है, लेकिन भारतीय किसानों कहता है कि भारतीय किसानों को श्रेयास्वर्धन करना चाहिए और खद्यानों के साथ स्थान पर कीमती फसल उगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और इसके कारण क्या होगा? आमदनी भी अधिक होगा और उसके साथ साथ पर्यावरण निम्नीकरण भी कम होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, सटीक आंसर ए होगा। कह रहा है कुछ लोकतांत्रिक देशों में बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करता है। प्रभुत्व से देश की एकता संकट में पड़ सकती है। बिल्कुल राइट है, यानी जो कथन है उसके अकॉर्डिंग कारण भी सही बताया गया है। ठीक है, तो 35 का भी आंसर ए होना चाहिए। अगर आप प्रभुत्व जमाते हैं तो वहाँ की एकता संकट में आ सकती है। बिल्कुल सही। 35 ए। कुछ लोकतांत्रिक देशों में थोड़ा सोचना पड़ता है, जस्ट वेट। कुछ लोकतांत्रिक देशों में बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करता है। कारण बताया प्रभुत्व से देश की एकता संकट में पड़ सकती। हमारे अकॉर्डिंग ये होगा, लेकिन मैं डॉट में रखता हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, कथन है कारण है। कथा सत्ता का बंटवारा ठीक है, इससे सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम होता है। बिल्कुल सही आंसर है ए। निम्नलिखित में सही युग्म की पहचान करें। एक है रूस एकात्मक, चीन संघीय, कनाडा एकात्मक, और एक और होगा डी होगा आपको एक बेल्जियम
37। इसका ये जो मिलाने के लिए करा है ना, इसमें तो मुझे तीनों गलत लग रहा है। इसके अलावा जो भी होगा वो आंसर होगा इसका, ठीक है। जो भी होगा डी में जो भी होगा वो सही होगा, क्योंकि रूस में देखो एकात्मक व्यवस्था नहीं है, चीन में संघीय व्यवस्था नहीं है, कनाडा में एकात्मक नहीं है। मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ 100%। डी क्या है आप देख लेना, ठीक है। डी आंसर होगा इसका। कथन और कारण, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें। कह रहा है श्रीलंका में सिंहली और तमिल दो समुदायों के बीच अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। बिल्कुल सही बात है भाई, गृह युद्ध करा दिया था। उसका कारण था 1956 के कानून के तहत सिंहली को राजभाषा बनाने का। बिल्कुल सही, ए आंसर होगा। 39, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की क्षैतिज वितरण। बाबू रे, ये ऊर्ध्वाधर था, ये क्षैतिज था। और क्षैतिज में मैंने बताया था सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होता है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होगा, ये हुआ ए। और अस्तर होगा तो वहीं पे हो जाता, ये ऊर्ध्वाधर वितरण हो जाता, ठीक है। विभिन्न सामाजिक समूह, यही देखो ये इतना ही मैं ऑप्शन भी दिया था, तो यही सामुदायिक सरकार होता। इसका 39 का ए आंसर होगा। 36, यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कॉलम ए कॉलम बी संज्ञा सूची और राजसूची से मिलाना है। देखो तुम्हें एक दो पता होगा तो ये चीज़ मैंने अच्छा मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिया ही नहीं था। अगर उससे पहले ये ऑब्जेक्टिव मैं जब तैयार किया था कल, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि बाकी बचे हुए अवशिष्ट सूची में जाता है, ठीक है। अवशिष्ट सूची में जाता है जिसमें कंप्यूटर संबंधी मामले होते हैं। ये मुझे वीडियो देना था लेकिन नहीं दिया। लेकिन हो सकता है मैं आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा होगा उसमें बताया कि कंप्यूटर संबंधी जो मामले होंगे वो अवशिष्ट में जाते हैं। 3 सूची तो है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, लेकिन उसके अलावा एक भी है जो अवशिष्ट सूची में जाता है, ठीक है। तो बाकी बचे विषय जो है कंप्यूटर संबंधी मामले हैं, यानी 4 का ए। यहाँ पे देखो 4 का इसमें भी है, इसमें भी है, तो भाई एक और देखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि थोड़ा पानी पीना पड़ेगा मुझे। अब देखो संघ सूची, प्रतिरक्षा, पुलिस, वन, अगर नहीं पता है संघ सूची में क्या आता है छोड़ दीजिए। राज सूची में देख लीजिए, राज सूची में आपको पता है कि पुलिस आता है। पुलिस होता है राज के अंतर्गत होता है, तो पुलिस इसमें भी सी है। राज सूची सेकेंड का सी, इसमें भी सी है भाई, एक और देखना पड़ेगा हमें। अब देखो समवर्ती सूची, देखो आपको पता है वन का मामला जो होता है वो वन का होता है, समवर्ती दोनों ही कानून आते हैं। लेकिन अगर इनसे कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय लेती है, चाहे लास्ट तक जो यूनियन का होता है, जो केंद्र सरकार होता है उसका बात माना जाता है, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा बी, 3 का बी। देखो इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा कि हमको एक का जानना पड़ेगा। एक का तो आपको पता ही है, एक का एक ही बच गया प्रतिरक्षा, तो इसका एक का डी। अरे ये कैसे हो गया, एक का डी, एक का डी, 2 का सी, 2 का सी, 3 का बी, 3 का बी, 4 का ए, 4 का ए, दोनों आंसर सेम ही है। तो अब देखो अगर आपने ए मारा होगा फिर भी सही है, सी मारा होगा फिर भी सही है, ठीक है। अब देखो किसको लेके चलता है, वो दोनों को लेके चलना चाहिए सीबीएसई को, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम ही मिल रहा है हमें, ठीक है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित देशों में से किस उसकी पहचान कीजिए जो साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। साथ आके संघ बनाया है, वहाँ पे साथ आके क्या किया था, कुछ अलग टाइप क्वेश्चन था। यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारे कंट्री मिलके, बहुत सारे लोग मिलके एक संघ बनाया है। और हमारे इंडिया में क्या है कि अंदर में ही है, बहुत सारे इंडिया में अलग अलग पार्ट थे, उनको एक कर लिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग देश को मिला के यहाँ पे संघ किया गया, तो वो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अभिन्न अंग नहीं है, तो आपको पता है सरकार का 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो एक यही आंसर हो जाता है ना, नहीं ये। बोलते बोलते थक गया हूँ। दृढ़ कथन है, कारण है, कहता है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि, कारण ये बताया जा रहा है केरल में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात है यार, जहाँ पे स्वास्थ्य होगा, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा होगी, जहाँ पे शिक्षा होगी, ये मौलिक सुविधाएं होंगी उनके बारे में, वहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम ही होंगे। लोग शिक्षित होंगे,
कैसे क्या करना है, किस टाइम में शादी करना है, क्या करना है वगैरह सब कुछ उनको पता होगा। तो राइट आंसर तो यही होगा ये। मान लीजिए ये भाई आपको सोल्यूशन करने वाला है, आप सोल्यूशन कर लेना, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, क्षमा चाहते हैं। चलते हैं आगे। 45, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रकों में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी दिखाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तृतीयक। ठीक है, भारत में 2017 से 18 में निम्नलिखित क्षेत्रकों में से कौन सा रोजगार में सबसे अधिक हिस्सेदारी दर्शाता है? क्षेत्रों में रोजगार में अधिक यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है? ठीक है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र ही है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा रोजगार की हिस्सेदारी होता है लोगों को। अब देखो स्टेटमेंट दिया गया था, आपको पढ़ना था। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, आप स्टेटमेंट पढ़ के आप कर लेना जो करना होगा। कह रहा है आदिकालीन निर्वाह कृषि झूमिंग से किस प्रकार संबंधित है? स्थानांतरित पर आधारित है, या गहन प्रकृति पे रोपण कृषि पर आधारित है, या नकदी फसल पे आधारित है? तो ये तो भाई आंसर ये होगा स्थानांतरणशील। यही होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है, झूमिंग कृषि इसी को बोलते हैं। ठीक है, बॉयस जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पानी नहीं पिया हूँ मैं। चलो, कीर्तन व दहन कृषि प्रणाली को कोनुको निम्नलिखित देशों में से कहाँ कहा जाता है? वेनेजुला में कहा जाता है बाबू। ये सब मैं 10वां में पढ़ा था, वही याद है, मैं तो आपको ये पढ़ाया नहीं हूँ। कीर्तन व दहन थोड़ा बहुत जीके जीएस चलता है तो उसमें याद रहता है मुझे। कीर्तन और दहन जो है कृषि, उसमें एक जगह रोका कहा जाता है, वह कौन से देश में कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ब्राज़ील में। और अपने झूमिंग कृषि को नहीं, इसी को बेवर कहा जाता है किसी स्टेट में। हाँ, आपका 51 नंबर है, मैं देखा था उसमें क्वेश्चन 51 नंबर है। इसका मध्य प्रदेश में जो है कर्तन और दहन कृषि को क्या कहा जाता है? बेवर कहा जाता है। एक झूमिंग कृषि की मुख्य समस्या की पहचान करिए। आधुनिक निवेश, अल्प उत्पाद, उच्च लागत, एक फसलीय कृषि का प्रभुत्व। इसका राइट आंसर हमारे हिसाब से ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अगर झूमिंग कृषि कहते हैं, ए भी हो सकता है, झूमिंग कृषि में मुख्य समस्या, हाँ, इसमें उत्पाद कम होता है और एक फसल कृषि का प्रभुत्व होता है, यानी कि बहुत सारे फसल हम नहीं उगा पाते हैं। तो इसमें क्या आप मार के आओगे? मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं पढ़ाया नहीं इसीलिए मुझे डाउट लग रहा है। जो कन्फर्म हूँ मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ना मैं बता दूँ कुछ, आप टेंशन में पड़ जाओ कि भाई सर ने ये बता दिया वो बता दिया। चलो नेक्स्ट है, कॉल मिलाना है इसका। तो इधर आंध्र प्रदेश का पोंडा होगा। ठीक है, एक का सी किधर है, एक का सी यहाँ पे है और समय नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगर ए मार के आया हो तो सही है तुम्हारा। अब ज़्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है कि वो क्या है, फलना है, चलना निकलना है। निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्रकों में से लक्ष्मी किससे संबंधित है? भाई देखो, तुम्हें क्या पढ़ना था, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना था, उसके बाद आंसर देना था। ये लक्ष्मी के बारे में है, तो मैं पढ़ लिया हूँ, उसके बाद आंसर बनाया हूँ। ठीक है, तो 53 नंबर का आंसर जो लक्ष्मी थी वह किससे संबंधित है, किस क्षेत्रक से संबंधित है? तो वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक से। बाबू ये जो है ना सीमांत किसान थी, ज़्यादा इनके पास भूमि था, 2 हेक्टेयर के आसपास था, आपके उसमें लिखा हुआ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कहता है कि अल्प बेरोजगारी पाई जाती है, सबसे सर्वाधिक अल्प बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित क्षेत्रक में से किस में सर्वाधिक अल्प बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि में सबसे ज़्यादा अल्प बेरोजगारी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा। बांधों और नहरों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किस प्रकार किया जा सकता है? बड़ी संख्या में अभिनेताओं का आवश्यकता। भाई ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे तो क्या होगा, पढ़े लिखे लोग कम होंगे, वहाँ अभिनेता कहाँ से मिल जाएंगे तुम्हें? बड़ी संख्या में तकनीशियन कहाँ से मिल जाएंगे तुम्हारे? बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिकों का समायोजन। हाँ, ये हो सकता है, यही होगा ही। व्यवस्थापकों और प्रशासकों को आसानी से समायोजित। भाई देखो, अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में हम डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, नहर बनाते हैं, वहाँ पे जो अकुशल लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है रोजगार का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कृषि में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य परिणाम है? उत्पादन में वृद्धि। कहता है कृषि
क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य परिणाम है? अगर हम कृषि के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ा देते हैं तो उसका परिणाम कौन सा आएगा? और उसमें मुख्य कह रहा है उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा, उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी, फसल प्रतिरूप में परिवर्तन हो जाएगा, उच्च उत्पादकता वाली फसलों का प्रोत्साहन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि अगर हम कृषि क्षेत्र में सिंचाई अधिक करते हैं, सुविधा बढ़ाते हैं, अधिक करने इसका कौन लिया ना, मट्टी काट के सीधे ले चले गए नदी में। ठीक है, तो उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अगर सही तरीके से, अब जिसको बूंद बूंद पानी चाहिए 24 घंटा, अब उसके लिए हम बहा दे रहे हैं पूरे पानी खोल के, तो वो फिर प्रॉब्लम है। तो यहाँ कह रहा है कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा। 58 निम्नलिखित क्षेत्र सिंचाई के साधनों में से कौन सा सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक इसमें से है, वो है नहर, कुआं। आप खुद भी कुआं कर सकते हो, तालाब खुद भी बना सकते हो, नलकूप खुद भी कर सकते हो। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो हो सकता है नहर। इस चारों ऐसे बच्चों को लगेगा कुआं भी सार्वजनिक होता है, लेकिन इसमें सटीक आंसर नहर होता है। नहर कोई एक आदमी थोड़ी खुदवाएगा। कहता है बाबा अरे तुमको मानचित्र दिया हुआ है और छत्तीसगढ़ में ए लिखा हुआ है और वेस्ट बंगाल में बी लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर मिल ही गया आपको। ए बांध जो है मानचित्र में ए बांध लिखा हुआ है, वो कौन सी बांध है? ठीक है, तो ये हीराकुंड बांध है छत्तीसगढ़ में, आपको पता है। बी कह रहा है जूट उत्पादक राज्यों में से अंकित किया गया है, और वह कौन सा देश हो सकता है? बी मान लो बंगाल, आपको पता है ये बंगाल है और यहाँ पे बी लिख दिया बंगाल। ये डिस्कस करने वाला है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और आपके कितने आंसर हमारे वीडियो के आंसर किसे मिलता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारे जो भी बच्चे हों उनको बताना है कि आपको नोटबुक से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। मैंने जो पॉलिटिकल और हिस्ट्री का कराया है थ्योरेटिकल, उसमें से क्या उसमें से वेरी भी कर रहा है, अलग से क्वेश्चन भी है, कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, और आपके कितने सही हैं कम से कम ये तो ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो के साथ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।